हेलो एवरीवन, खमाखणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूं, ये एक मल्टीपल एपिसोड्स की सीरीज होने वाली है। कहानी शुरू होने से पहले मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं। दूसरा, ये एक ब्लेंड ऑफ रियलिटी और फिक्शन होने वाली है और यहां पर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ ब्रह्म राक्षस, जहां पर एक ब्रह्म राक्षस की एक जिन के साथ टकरार होती है। इस स्टोरी को क्रिएट करने में मैंने अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी दोनों को खुलकर यूज किया है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सीरीज पूरी की पूरी पसंद आएगी। तो अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि नए लोगों तक हमारी भी रीच पहुंच पाए। तो आइए चलते हैं ब्रह्म राक्षस वर्सेस जिन के इस तूफानी शहर में हमारी इस नई सीरीज के साथ। कहानी शुरू होती है पुष्पेंद्र आचार्य से, जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहा करते थे और वहीं के सरकारी स्कूल में संस्कृत पढ़ाया करते थे। बहुत ही शालीन और शांत स्वभाव के वो आदमी थे और बच्चों से बहुत प्रेम किया करते थे। उनके स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते थे, उनसे अगर किसी फेवरेट टीचर के बारे में पूछा जाए तो सभी के सभी पुष्पेंद्र आचार्य का नाम लिया करते थे। ना सिर्फ वो पढ़ाते थे, इसी के साथ साथ वो गांव के घर घर में जब भी कभी कोई पूजा पाठ करना होता था तो अपने गांव में, आसपास के सभी गांव में पूजा पाठ का सारा काम भी पुष्पेंद्र आचार्य ही किया करते थे। आचार्य जी के परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक बेटा था जिसका नाम था कन्हैया। वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बने और इसीलिए 10वीं क्लास जब वो 10वीं क्लास में आया तो उसे पढ़ने के लिए उन्होंने शहर भेज दिया और उसके पढ़ने रहने का सारा इंतजाम उन्होंने एक बड़े शहर में कर दिया। कन्हैया ने भी अपने पिताजी के सपने के हिसाब से बहुत अच्छे से लगकर पढ़ाई की और 12वीं क्लास पास करने के बाद उसका दाखिला हुआ शहर के सबसे बड़े कॉलेज में। कन्हैया अब भी पूरे जी लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उम्र का वो दौर जब आप कॉलेज के अंदर होते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस आपके आसपास मंडराते रहते हैं और कुछ ऐसा ही हुआ कन्हैया के साथ जब उसकी नजर पड़ी सुनैना पर। कन्हैया ने जब से सुनैना को देखा था वो उसके दिलो दिमाग पर छा चुकी थी। ऑल्दो कन्हैया साइंस स्ट्रीम से था और सुनैना आर्ट स्ट्रीम से, लेकिन प्रेम कहाँ कोई सब्जेक्ट की स्ट्रीम देखता है। कॉलेज के एक छोटे से फंक्शन में पहली बार कन्हैया ने सुनैना को देखा था और तब से लेकर अब तक सुनैना की तस्वीर उसके दिल की दीवारों पे छप चुकी थी। अपनी क्लासेस के बीच के गैप में कन्हैया आर्ट्स डिपार्टमेंट के गलियारों में घूमता हुआ दिखाई देता था, बस सुनैना की एक झलक पाने के लिए। और उसकी इस सिचुएशन पे मुझे एक गाना याद आता है, नजर नजर ढूंढे उसे। और इस तरह से उसकी नजरें हमेशा सुनैना को ढूंढती रहती थी। किसी ना किसी बहाने से वो बस सुनैना को देखना चाहता था। लेकिन बेचारे कन्हैया को क्या पता था कि वो एक लड़की नहीं, अपनी मौत को ढूंढ रहा है। क्योंकि सुनैना कोई और नहीं, प्रताप सिंह की बेटी थी, जो इस शहर का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी डीलर और एक दबंग विधायक था। एक ऐसा इंसान जो किसी को मारने से पहले दूसरी बार नहीं सोचता था। खैर, इन सब बातों से अनजान कन्हैया अपने सपनों की रानी को पटाने में लगा हुआ था और उसे एक दिन मौका भी मिल गया। उस दिन कन्हैया अपनी प्रैक्टिकल लैब से बाहर निकला और जैसे वो बाहर निकला उसके सामने से सुनैना गुजर रही थी और गुजरते गुजरते नजरें उठाकर वो कन्हैया को ही देख रही थी। उसकी नजरें जब कन्हैया की नजरों से मिली तो उन नजरों ने बहुत कुछ कह दिया। ऐसा लग रहा था जैसे सुनैना कन्हैया को देखने के लिए ही वहां से गुजर रही थी। और नजरें मिलते ही कन्हैया की अंतरात्मा से आवाज आई, जो हाल दिल का किधर हो रहा। और उस दिन के बाद से रोजाना दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के सामने आ ही जाते थे और इस तरह से इनकी नजरें मिलने लगी। नजरें मिलते मिलते कब मुस्कुराहटों में बदल गई, मुस्कुराहटें कब हाय हेलो और बातचीतों में बदल गई, इन दोनों को पता ही नहीं चला। ये बातचीतें बदली दोस्ती में और दोस्ती बदली प्यार में। इन दोनों का रिश्ता छुपे हुए तरीके से चल रहा था और किसी को भी ये पता नहीं था कि कन्हैया और सुनैना रिलेशनशिप में आ चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। मुश्क का मतलब खुशबू से होता है, कस्तूरी की खुशबू। इसलिए कहा जाता है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। और कुछ ऐसा ही हुआ इनके साथ। एक दिन जब कन्हैया और सुनैना कॉलेज के ग्राउंड में
अकेले सब लोगों की नजरों से दूर टहल रहे थे, तभी सुनैना के कजिन की नजर इन दोनों के ऊपर पड़ती है। वो किसी काम से इनके कॉलेज में आया था और कोइंसिडेंटली सुनैना और कन्हैया साथ में उसे दिख जाते हैं। वो सीधा कन्हैया के पास पहुंचता, उसकी गिरबान पकड़ता है और बोलता है, क्या चल रहा है तुम दोनों का? क्या नाम है तेरा? अचानक से इस बिहेवियर से कन्हैया बौखला सा जाता है और बोलता है, कौन हो तुम? तो वो कहता है, मेरी छोड़, पहले बता तू कौन है? और सुनैना, तुझे कॉलेज ये इश्क लड़ाने के लिए भेजा जाता है? सुनैना बोलती है कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा दोस्त है। सुनैना की बात सुनकर बोलता है, मेरे माथे पे जी नहीं लिखा है। या मैं आपको बता दूं, जी का मतलब है गधा। मुझे पता है ये कैसी दोस्ती है, इसीलिए तुम दोनों यहाँ पर अकेले घूम रहे हो। खैर तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं इससे निपट लूं। तो सुन बे, पहली और आखिरी बार बोल रहा हूं, आज के बाद इसके आसपास भी मत दिखना, वरना इस दुनिया से दिखना बंद हो जाएगा। अगर तू ये जानता कि हम कौन है और ये कौन है, तो इसके आसपास भी नहीं फटकता। तो हमें जानता नहीं है, सिर्फ इसलिए मैं तुझे माफ कर रहा हूं। उसकी बात सुनकर कन्हैया थोड़ा बिगड़ जाता है और बोलता है, ये क्या बदतमीजी है, और जो मुंह में आ रहे तुम बोले जा रहे हो? कौन हो तुम और क्या कर लोगे? इतना सुनता वो खींच के कन्हैया एक थप्पड़ मारता है और बोलता है, विजय, विजय नाम है मेरा, और हमारे चाचा ना बेटा विधायक हैं इस शहर के, और सिर्फ विधायक नहीं है, बहुत खतरनाक हैं। और अगर उनको पता चल गया ना तुम्हारे इस सिस्टम के बारे में, तो खा जाएंगे तुम्हें। ना तुम्हारा नेम मिलेगा और ना सरनेम। और इतना कहकर वो सुनैना का हाथ पकड़कर उसको लेकर वहां से चला गया। कन्हैया उसे देखता ही रह गया, तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना है। और इसके अगले एक वीक तक सुनैना कॉलेज नहीं आई। अब ना तो कन्हैया के पास फोन था और ना ही सुनैना के पास। कन्हैया को सुनैना की कोई खबर नहीं थी। बस वो ये जानना चाहता था कि वो ठीक है या फिर नहीं। जैसे तैसे जुगाड़ करके उसने सुनैना का एड्रेस निकाला। अगले दिन जब वो सुनैना के घर के बाहर पहुंचा, तो उसे समझ में आ गया कि उसने अपनी औकात से बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। वो घर नहीं, एक कोठी थी, कोठी, और ऐसी कोठी जो शायद शहर में किसी और की नहीं होगी। लेकिन प्यार इंसान को मजबूर कर देता है, और वही कन्हैया के साथ हुआ। वो उसी कोठी के सामने एक छोटी सी चाय की थड़ी थी, वहां पर जाकर बैठ जाता है, और 2-3 घंटे तक वो वहीं बैठकर उस घर पे नजर रखता है। लेकिन उसे सुनैना कहीं भी दिखाई नहीं देती है। अब कन्हैया हर दिन उस चाय की थड़ी पर आता और वहीं पर 2-3 घंटे बैठता, सिर्फ इस इंतजार में कि उसे सुनैना की एक झलक दिखाई दे जाए। 3-4 दिन तक जब वो लगातार आया, तो उसने ऑब्जर्व किया कि वो जो चाय वाला था वो एक बूढ़ा आदमी था, और उसने एक लड़का रखा हुआ था जो कि उसका हेल्पर था। रोज शाम को करीबन 4-4:30 बजे के आसपास वो लड़का उस कोठी में वहां के जो भी नौकर, गार्ड, माली वगैरह थे, उन सब के लिए चाय लेकर जाया करता था। 5वें दिन जब कन्हैया वहां बैठा हुआ था, तो जो हेल्पर लड़का था वो उस दिन नहीं आया। और जैसे ही चाय पहुंचाने का टाइम हुआ, वो बूढ़े आदमी ने कन्हैया से कहा कि बेटा, मेरी एक मदद करोगे? उसने कहा, हाँ बाबा बताइए क्या करना है। बोले, बेटा आज वो हेल्पर लड़का नहीं आया, क्या तुम कोठी में चाय दे आओगे? ये बात सुनते कन्हैया ने झट से हाँ कर दी, और वो चाय लेकर कोठी के अंदर चला गया। और किस्मत जैसे इसी पल का इंतजार कर रही थी। जैसे उसने कोठी का दरवाजा, गेट क्रॉस करके वो अंदर गया, तभी दरवाजा खुला और एक गाड़ी आकर रुकी, और उस गाड़ी में से उतरी सुनैना। उतरते ही सुनैना की नजर सीधी कन्हैया पर पड़ी, उनकी नजरें मिली, और अगले ही पल सुनैना अपनी नजर बचाकर सीधी अपने घर के अंदर चली गई। और तभी गाड़ी के दूसरी तरफ से निकले कन्हैया के ससुर जी, एक 6 फीट का लंबा चौड़ा आदमी, जिसे देखकर कन्हैया को विजय के शब्द याद आ गए। उसने फटाफट से सब लोगों को चाय दी और चुपचाप वहां से निकल गया। कन्हैया के लिए सिर्फ ये जानना ही बहुत था कि सुनैना ठीक है। इसके कुछ दिनों बाद सुनैना वापस से कॉलेज आना उसने शुरू किया। जब कन्हैया को पता लगा कि सुनैना वापस से कॉलेज आने लग गई, तो बहुत खुश हुआ। उसने 2-3 बार सुनैना से बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे वो कन्हैया को देखती, वो वहां से चली जाती। उसे समझ में नहीं आ रहा था, और ये तो पता लग गया था कि शायद अपने परिवार के प्रेशर की वजह से वो उससे बात नहीं कर रही है। लेकिन जैसे तैसे कन्हैया ने अपनी बात एक लेटर के थ्रू सुनैना तक पहुंचाई। उधर सुनैना ने भी चुपचाप उस लेटर के अंदर जवाब दिया कि उस दिन उसके भाई ने उसके पिताजी को सब कुछ बता दिया है, और मैं अपनी नहीं तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रही हूँ कि हमें दूर रहना चाहिए, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अब यहाँ आशिक दिल कन्हैया, उसे अपनी जान की कहाँ पड़ी थी, उसकी जान तो कहीं और बसती थी। उसने कहा, तुम चिंता मत करो,
अब हम जब भी कभी मिलेंगे या बात करेंगे किसी को पता नहीं लगेगा। लेकिन सुनैना ने साफ-साफ उससे मिलने से मना कर दिया था। इसी तरह दिन गुजरते रहे, कन्हैया सुनैना से बातचीत करने की, उससे मिलने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो उससे दूर जाती रही। फिर आई वो रात जब कॉलेज का एनुअल फंक्शन था। उस रात जब कॉलेज का फंक्शन खत्म होने वाला था, कन्हैया ने जैसे तैसे विनती करके, बातचीत करके सुनैना को मना लिया और वो दोनों स्टेज के पीछे जो गार्डन था वहां पर बैठकर बात कर रहे थे। और तभी उन दोनों का ध्यान जाता है जूतों की ठक-ठक पर, और जैसे ही घूमकर वो पीछे देखते हैं, सामने प्रताप सिंह अपने 4 गुंडों के साथ खड़ा हुआ था और वो कन्हैया को घूर रहा था। तो तू है वो जिसने मेरी बेटी की तरफ देखा। कन्हैया कुछ बोल पाता, रिएक्ट कर पाता, उससे पहले उन गुंडों ने उसे पकड़ लिया और इतना होते ही सुनैना रोने लगी, पापा प्लीज ये छोड़ दो, पापा प्लीज ये छोड़ दो। प्रताप सिंह का चेहरा बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था। उसने बोला, जिसने मेरी इज्जत पर नजर डाली है वो जिंदा नहीं रह सकता। उसके बाद उसने अपने गुंडों को इशारा किया, उन्होंने कन्हैया के आंख पर पट्टी बांधी और उसे उठाकर वहां से ले गए। प्रताप सिंह सुनैना को लेकर घर गया और उसके बाद सभी लोग एक गाड़ी में बैठे कन्हैया को ठिकाने लगाने के लिए। वो उसे शहर से दूर गन्ने के खेतों में ले गए, वहां ले जाकर उसे छोड़ा और उसके सिर पर रॉड से पहला वार किया प्रताप सिंह ने, और उसके बाद बचा कुचा काम कर दिया उसके गुंडों ने। कन्हैया के शरीर को पुराने ईंट भट्टों में जला दिया गया और उसकी जो राख बची उसे नदी में बहा दिया गया। ना कोई सबूत, ना कोई निशान। इस घटना के कुछ दिनों के बाद पुष्पेंद्र आचार्य पहुंचते हैं कॉलेज अपने इकलौते बेटे से मिलने। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें कन्हैया नहीं मिलता है। वो कन्हैया को हर जगह ढूंढते हैं, कॉलेज के हॉस्टल में, कॉलेज में बच्चों से बात करते हैं, लेकिन एनुअल फंक्शन के बाद किसी ने भी कन्हैया को नहीं देखा था। ये सब सुनकर, देखकर, पता कर पुष्पेंद्र आचार्य विचलित हो जाते हैं और वो पहुंचते हैं थाने और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस वालों ने भी अपनी पूछताछ की, इन्वेस्टिगेशन किया कॉलेज आकर, लेकिन किसी को कन्हैया के बारे में कोई खबर नहीं थी। हर जगह चेक किया गया, थानों में गुमशुदगी देखी गई, अस्पतालों के रजिस्टर चेक किए गए, यहाँ तक कि शहर की नदी के हर घाट को चेक किया गया, लेकिन कन्हैया कहीं पर भी नहीं मिला। जब हर तरीका अपनाकर पुष्पेंद्र आचार्य हार गए तो फिर उन्होंने सहायता ली अपने आध्यात्मिक ज्ञान से। बहुत कम लोग ये जानते थे कि पुष्पेंद्र आचार्य एक पहुंचे हुए साधक थे और उन्होंने कई सिद्धियां प्राप्त की हुई थी। जब अपने बेटे के बारे में उन्हें कहीं से भी कोई पता नहीं लगा तो वो पहुंचे शमशान और उन्होंने अपनी सिद्धियों के द्वारा अपने बेटे कन्हैया को ढूंढने की कोशिश की, और फिर आया उनकी आंखों के सामने वो घिनौना राज। पूर्णिमा का चांद शमशान की भूमि पर ठंडी रोशनी फैला रहा था। आचार्य जी ने पीपल के पेड़ के नीचे एक चौकोर हवन कुंड बनाया। उसके चारों तरफ उन्होंने काले तिल और चंदन को बिखेरा। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर उसके ऊपर एक बड़ी तांबे की थाली रखी और उसमें पानी भरकर वो अपने मंत्रों का उच्चारण करने लगे। जैसे जैसे मंत्र गूंजने लगे, शमशान भूमि का जो एटमॉस्फेयर था वो एकदम से बदलने लगा और थोड़ी ही देर में हवा भारी हो गई, ऐसी जैसे सांस लेना कठिन हो जाए। और तभी पुष्पेंद्र आचार्य ने आंख खोली और वो जो तांबे की थाली में पानी भरा हुआ था उसमें दृश्य उभरना शुरू हुए जैसे कोई मूवी चल रही हो। पहला दृश्य जब प्रताप सिंह कन्हैया के सर पर लोहे के सरिये से वार करता है, उसके बाद ईंट भट्टे में जलता हुआ उसका शरीर और नदी में बही हुई राख। ये सब देखकर पुष्पेंद्र आचार्य की आंखों में गुस्सा उतर आता है, उसके होठ सूखे पड़ जाते हैं और एक ही शब्द और एक ही वाक्य उसके मुंह से निकलता है, प्रताप सिंह तेरा सर्वनाश होगा। पुष्पेंद्र आचार्य ने अब ठान लिया था कि जिन मंत्रों को जीवन भर मैंने लोगों की भलाई के लिए सीखा, अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर देवताओं के द्वार पर न्याय नहीं मिलेगा तो अंधेरे रास्तों से मैं अपने बेटे की मौत का बदला लूंगा, लेकिन प्रताप सिंह मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद उन्होंने अपनी इस नॉलेज, अपनी इन सिद्धियों को यूज करना शुरू किया प्रताप सिंह के परिवार के खात्मे के लिए। पहला प्रहार उन्होंने किया प्रताप सिंह के छोटे भाई पर। रात में वो अपने कमरे में सोया हुआ था और अचानक से आधी रात में बहुत तेज तेज चीखने लगा। उसकी चीखें पूरे घर के अंदर गूंज रही थी। उसकी चीखों की आवाज सुनकर घर के नौकर और घर के सभी सदस्य उसके कमरे के
दरवाजे पर पहुंचे और जैसे उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो सामने प्रताप सिंह का छोटा भाई बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें उलट चुकी थी, यानी ऊपर चढ़ चुकी थी, और उसके गले के ऊपर 2 काले हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने गला दबाकर उसको मार दिया हो। डॉक्टर्स को बुलाया गया। डॉक्टर्स ने कहा हार्ट अटैक है, और शायद ये निशान उसके खुद के हाथों के हैं। हार्ट अटैक की वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी, तो उसने अपने गले को दबाने की कोशिश की होगी। लेकिन जो मंजर था वो कुछ और कह रहा था। घर में ना किसी के आने के निशान थे ना जाने के। कमरा अंदर से बंद था और कमरे की खिड़कियां भी अंदर से बंद थी। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कोई उस कमरे के अंदर आया हो। खैर, जो हो चुका था उसे कोई बदल नहीं सकता था, और ये कैसे हुआ था इसके ऊपर किसी को शक भी नहीं हुआ। उसका अंतिम संस्कार किया गया। इसके अंतिम संस्कार के करीबन 20-25 दिनों के बाद पुष्पेंद्र आचार्य करते हैं अपना अगला प्रहार। प्रताप की पत्नी अपने मंदिर पे बैठकर पूजा कर रही थी। आसपास उनकी नौकरानी खड़ी थी, और तभी उनकी आंखों के सामने सामने मंदिर में चलते दीपक की लौ एकदम से लंबी हो गई, जैसे किसी ने फूंक मारा हो, और ये होते ही उसका शरीर लकवा मारकर नीचे गिर पड़ा और उसकी सांसें रुक गई। अपनी मालकिन को ऐसे देखकर सभी नौकर चिल्लाए, और उनकी चीखें सुनकर घर के बाकी सदस्य दौड़ते हुए वहां पर आए, और जब सबने आकर देखा तो उनके सामने सिर्फ पड़ी हुई थी मृत शरीर में प्रताप सिंह की बीवी। इसके अगले महीने प्रताप का बेटा और उसका बड़ा भाई शहर से किसी कारोबार के सिलसिले में जाकर वापस लौट रहे थे। रात का समय हो गया था और हाईवे पर घना कोहरा छाया हुआ था। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, और तभी उसकी आंखों के सामने एक लंबा सफेद कपड़ों में लिपटा आदमी खड़ा हो गया। उसको बचाने के चक्कर में उसने गाड़ी साइड की। गाड़ी स्किड होती हुई सीधे एक पेड़ से जाके टकरा गई। उसके बेटे और उसके बड़े भाई की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। लेकिन ड्राइवर, उसे एक खरोंच तक नहीं आई। लेकिन वो ड्राइवर था सदमे में। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने डराकर उसकी जबान खींच ली हो। अगले 1 महीने तक वो बोलने तक की हालत में नहीं था। और इसके बाद आई सुनैना की आखिरी रात। वो रात वो अपने कमरे में अकेली थी। कमरे में ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन बाहर कोई आंधी ऐसी कोई चीज नहीं थी। रोज की तरह शीशे के सामने खड़ी होकर वो अपने बाल बना रही थी कि तभी उसे शीशे में कन्हैया दिखाई देता है, अपने आधे जले हुए चेहरे के साथ। उसको देखते हुए बहुत तेज चीखती है, और उसकी चीख की आवाज सुनकर उसका केयर टेकर दौड़ता हुआ उसके कमरे में आता है। उसे सारी बात बताती है तो कहता है कि दीदी, इतने दिनों से इस घर में इतना कुछ चल रहा है। हमारे घर के सदस्यों की एक करके मौत हो गई है, इसलिए आप थोड़े डिस्टर्ब्ड हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से सो जाइए। ये कहकर दिलासा देकर सुनैना को सुलाकर वो वापस चला जाता है। और अगली सुबह जब सुनैना का दरवाजा खटखटाता है तो सुनैना उसे खोलती नहीं है। कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब वो दरवाजा नहीं खोलती है तो दरवाजा तोड़ा जाता है, और उन्हें मिलती है उस पलंग पर सोती हुई सुनैना की लाश। आंखें खुली हुई, होठ खुले हुए, जैसे आखिरी बार सांस निकलते टाइम उसने नाम बोला हो, कन्हैया। प्रताप सिंह को उसकी बेटी की मौत की जैसे खबर मिली, उसे उसी वक्त हार्ट अटैक आया, और वो भी यूं का यूं निढाल पड़ गया। मात्र 2 से 3 महीने के अंदर प्रताप सिंह और उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, और इस तरह से पुष्पेंद्र आचार्य का बदला पूरा हुआ अपने बेटे की मौत का। लेकिन इन सारे प्रहारों की कीमत पुष्पेंद्र आचार्य को चुकानी पड़ी। तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो सिद्धियां क्रोध और प्रतिशोध में प्रयोग हो, वो साधक को राक्षस योनि में गिरा देती है। कुछ दिनों के बाद आचार्य जी बुखार और रक्त वमन यानी खून की कमी से निढाल होकर नीचे गिर पड़े। उनकी मृत्यु के समय उनकी आंखों में प्रताप सिंह के विनाश का संतोष था, लेकिन साथ ही साथ अपने बेटे के बहुत ही कम उम्र में मर जाने का दुख भी। मृत्यु के बाद उनकी आत्मा मुक्त नहीं हुई, बल्कि ब्रह्म राक्षस योनि में जा फंसी। उन्होंने अपने अस्तित्व को शहर के बाहर एक बरगद के पेड़ में बांध लिया और इंतजार करने लगे उस समय का जिसकी वजह से वो उस ब्रह्म राक्षस योनि में जा फंसे। कोई कार्य जो अधूरा था, कोई कार्य जो उनके कर्मों का फल था, वो कार्य अभी पूरा होना बाकी था। शायद
उनको मुक्ति उस कार्य के बाद ही मिलेगी। साल दर साल गुजरते गए। पुष्पेंद्र आचार्य की आत्मा ब्रह्म राक्षस योनि में उसी बरगद के पेड़ पे अटकी रही, लोगों से दूर एकांत में वो अपने इस श्राप को झेल रहे थे। और कई सालों बाद आया वो समय जब हुई उन घटनाओं की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन, और फिर से शुरू हुई एक नई कहानी जो आपको जानने को मिलेगी हमारी इस सीरीज के अगले एपिसोड में। तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।